ये रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है, जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें फिन्स एंड ट्यूब टाइप ऑपरेटर लगा होता है, उसमें कनेक्शन किया जाता है। अब हम दिखा रहे हैं क्या क्या इसमें कंपोनेंट लगा होता है। जैसे ये आप यहाँ देखिए, इसको कहते हैं टाइमर। क्या कहते हैं? टाइमर। टाइमर में आपको दिखा रहे हैं, ऐसे टाइमर लगा होता है, दिखाई दे रहा है टाइमर। ये जो है इस पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ये वाला जो भाग है जो तीनों से अलग है वो 1 नंबर है, यानी कि ये तीनों से अलग है 1 नंबर, ये है तीनों से अलग है ना, ये 1 नंबर हो गया। ये बीच वाला पॉइंट जो है आपका क्या है, आपका मतलब कि ये टाइमर का क्या है, 3 नंबर है, यानी कि ये पोल है। देखिए यहाँ से ये 3 नंबर है, ये क्या हो गया, पोल हो गया। ये 3 नंबर हो गया, ये पोल हो गया। 3 नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये पोल हो गया। और ये 4 नंबर एनसी हो गया। ये नंबर कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर कोई उलट पुलट भी हो सकता है। ये एनसी मतलब नॉर्मल क्लोज 4 नंबर, और ये 2 नंबर, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है ऊपर वाला, और क्या हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है। इन दोनों में कोई क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसलिए आप एनसी और ओसी समझिए इसको, और ये 1 नंबर हो गया मोटर के लिए, ठीक है। अब कैसे काम करता है बताएंगे आपको, पहले देख लीजिए। ये टाइमर है, इसके अंदर ये मोटर लगा हुआ है। देखिए ये मोटर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, ये मोटर ये दिखाई दे रहा है। देखिए ब्लैक कलर का चलेगा तब दिखाई देगा, ठीक है। ये हीटर है, हीटर देखिए यहाँ पर लगा हुआ हीटर, इसमें 2 तार निकला हुआ है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है हीटर। इसके 2 तार निकले हुए, यहाँ एक, यहाँ इसमें फेस न्यूट्रल दिया जाएगा, ये हीटर हो गया। और ये जो है फ्यूज लगा हुआ है, इसी तरह का उसमें फ्यूज लगा हुआ रहता है, फ्यूज वाला दिखा देंगे आपको, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ये थर्मल फ्यूज इसी में लगा दिया गया है, इसमें 3 तार मिलाकर तो इसको लगा दिया गया है, ठीक है। और ये जो है इसको रख देते हैं। ये दिखाई दे रहा है थर्मल, यानी कि इसको कहते हैं बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट, ठीक है। ये है, ये इमोजिंग की तरह बना हुआ है। एक लड़का कह रहा सर ये क्या है, इमोजिंग की तरह बना हुआ है, तो इमोजिंग की तरह समझ लीजिए यही है। देखिए गोल से दिखाई दे रहा है, ये गोल से बना हुआ है। ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी लगाया जाता है। और ये यहाँ फैन लगा हुआ है, तो देखिए फैन मोटर इस तरह से लगा होता है। फैन मोटर ये है, दिखाई दे रहा है। ये शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है, इसमें केवल फेस और न्यूट्रल सप्लाई दे दिए जाते, काम करेगा, ठीक है। इसमें कलर कोड है। तो ये सब कंपोनेंट आपको हम दिखा दिए। डोर स्विच दिखाए ही है, दिखा देते हैं डोर स्विच। और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये थर्मोस्टेट है जो यहाँ लगा हुआ है, थर्मोस्टेट। और डोर स्विच जो बल्ब को ऑपरेट करने के लिए डोर स्विच है। देखिए यहाँ पर डोर स्विच लगा हुआ है, डोर स्विच दिखाई दे रहा है ना, इसमें एक इन करेंगे, एक आउट करेंगे। और ये बल्ब हो गया, तो ये, और यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्टर हो गया। देखिए एक ओवरलोड प्रोटेक्टर है, यहाँ पर ये ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाया गया है। और इसमें एक साथ ओवरलोड प्रोटेक्टर भी है और रिले भी है, ठीक है, पीटीसी रिले। तो ये पीटीसी रिले यहाँ लगा दिए गए, ओवरलोड प्रोटेक्टर यहाँ लग गया है। अब कनेक्शन ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में समझिए। ये सब कंपोनेंट के बारे में बता दिया गया। इसमें ये लगाया क्यों जाता है, टाइमर अलग से लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, टाइमर क्या काम करता है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। जब पहले समझिए कहाँ सप्लाई जा रहा है। इसको कंप्रेसर मोटर को पैरेलल सप्लाई मिलना होगा, यानी कि न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाएगा। हीटर को भी न्यूट्रल फेस दिया जाएगा। टाइमर भी एक प्रकार का स्विच है, ठीक है। और ये भी एक प्रकार का स्विच है, बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट, इसका भी कनेक्शन सीरीज में होगा। और ये फैन है तो लोड है, इसका भी कनेक्शन पैरेलल में होगा। ये बल्ब है, इसका भी कनेक्शन पैरेलल में होगा। और ये स्विच है थर्मोस्टेट, ये भी टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला थर्मोस्टेट है जो स्विच के रूप में काम करता है, तो इसका भी कनेक्शन सीरीज में होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कहाँ सप्लाई जा रहा है। यहाँ मान लीजिए न्यूट्रल, कोई ज़रूरी नहीं है 2 सप्लाई होता है, किसी को फेस किसी को न्यूट्रल मान लीजिए। तो हम मान लीजिए न्यूट्रल इसको मान लेते तो ब्लैक कलर से, तो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से सीधे बल्ब में गया है, एक बल्ब में जाएगा, ये फ्यूज में गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, फैन में गया, और फैन से होते हुए ये
फैन में गया और यहाँ ओवरलोड प्रोटेक्टर से होते हुए कॉमन पर चला गया, कंप्रेसर मोटर के कॉमन पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और फेज सप्लाई यहाँ से थर्मोस्टेट में इन हुआ और थर्मोस्टेट से इन डोर स्विच में आया और डोर स्विच से आउट होकर बल्ब में चला जाएगा। पहले से न्यूट्रल यहाँ मिला ही है, अब बल्ब से आ जाएगा, यानी कि डोर स्विच होते हुए आ जाएगा बल्ब, तो प्रकाशमान होगा दरवाजा खोलेंगे तो। और यहाँ से थर्मोस्टेट से आउट होकर ये टाइमर के 3 नंबर पर गया। टाइमर का 3 नंबर पोल होगा, क्या होगा, पोल कहते हैं उसको। और वो एनसी, तो एनसी जो है ये 3 और क्या होगा 4 जो रहेगा वो कंटिन्यूटी बताएगा। जब हम सीएलएम से चेक करेंगे तो उसको एनसी नॉर्मल क्लोज रहेगा, क्या होगा, नॉर्मल क्लोज। और 2 नंबर ओसी रहेगा और 1 नंबर जो है या 3 से और 1 के बीच में मोटर कनेक्ट रहेगा जिसको चलाएगा टाइमर को। टाइमर में गियर बना होता है, कैम बना हुआ रहता है, वो कैम के द्वारा जो है इसको क्या करता है, इधर कनेक्ट कराता है उधर कनेक्ट कराता है। ठीक है, और यहाँ से जो है एनसी से सप्लाई, अब ये एनसी का 2 भी नंबर हो सकता है 4 भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई किसी की रिले में जो है 4 नंबर भी दे देता है, किसी में 2 नंबर भी दे देता है। तो एनसी समझ लीजिए आप, नंबर से मतलब एनसी समझ लीजिए। तो एनसी से सप्लाई आउट होकर वो क्या जाएगा, बल्ब फैन में चला जाएगा और यहाँ पर जो है रिले में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल मिला ही है, तो जब एनसी सप्लाई आउट होगा तो ये फैन भी चलेगा, कंप्रेसर भी चलेगा, जिससे कूलिंग होगा और फैन हवा का वो सर्कुलेट कराएगा कैबिनेट के अंदर और कूलिंग होता रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कूलिंग होते 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 ज़्यादा मात्रा में हो जाता है कूलिंग, तो जो ऑपरेटर है वो फिन्स एंड ट्यूब टाइप है, उस पर ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ इकट्ठा हो जाता है। और जब बर्फ़ इकट्ठा हो जाता है तो वह एक प्रकार का क्या होता है, चोक कर देता है, हवा को पास नहीं होने देता है, ऑपरेटर से टकराने नहीं देता है। और टकराता भी है तो खाली जो है क्या टकराता है, बर्फ़ पर टकराता है। जब बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री ही होता है, जबकि रेफ्रिजरेटर कैबिनेट के अंदर टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वह पूरी तरह से कूलिंग नहीं कर पाता है। उसी के लिए क्या होता है, टाइमर लगाया जाता है और हीटर लगाया जाता है कि उसको बर्फ़ गलाया जाए, डिफास्ट किया जाए। तो डिफास्ट करने के लिए जो टाइमर होता है वो टाइमर क्या होता है कि 8 घंटे के लिए होता है। 8 घंटा लगातार चलेगा, तो 8 घंटे लगातार चलने के बाद ये क्या करेगा, ये एनसी से डिस्कनेक्ट कराकर ओसी से कनेक्ट करा देगा। ठीक है, एनसी से डिस्कनेक्ट कराकर ओसी से कनेक्ट करा देगा और यहाँ से सप्लाई ये जो है बायोमेटेलिक जो है हमेशा ऑन रहेगा। और जब ऑन रहेगा तो यहाँ से कनेक्ट होकर ये आ जाएगा हीटर में, क्योंकि ये जो है जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उसके अंदर ऑपरेटर के पास ही रहता है, ये जो है ऑपरेटर के पास रहता है। ऑपरेटर से ऑपरेटर जो लो साइड इक्वलेटर होता है उससे जुड़ा रहता है ताकि उसके टेम्परेचर को सेंस करके यह कनेक्ट हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यानी जब ठंडा होगा तब ये कनेक्ट कर लेगा, जोड़ देगा, तो यहाँ से सप्लाई इसमें आने लगेगा। ठीक है, और यहाँ से जब सप्लाई आएगा तो हीटर को ऑन कर देगा। जब हीटर को ऑन कर देगा और जब ये 4 नंबर सप्लाई आउट नहीं होगा, एनसी से सप्लाई आउट नहीं होगा, तो थर्मोस्टेट ये जो है क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, कंप्रेसर मोटर ऑफ हो जाएगा। और जब कंप्रेसर मोटर ऑफ हो जाएगा और यहाँ से 2 से सप्लाई जब आएगा इसमें, तो हीटर के द्वारा गर्मी उत्पन्न होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्यूज से न्यूट्रल आया हुआ है और यहाँ से जो है फेज सप्लाई यहाँ पर आया है, तो उस कंडीशन में हीटर से सप्लाई आने पर क्या होता है, हीट उत्पन्न करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में परिवर्तित करेगा। और इस हीट के द्वारा जो है क्या होता है, एवोपरेटर गर्म होने लगेगा। जब गर्म होगा तो उसका आइस गलेगा, मेल्ट करेगा, और जब मेल्ट होने लगेगा और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उस टेम्परेचर की वजह से ये जो है जो इमोजिंग तरह का बना हुआ है, यानी कि ये बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो डिस्कनेक्ट कर देगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। जब सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई हीटर को मिलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई इसके सीरीज होते हुए यहाँ जाएगा और यहाँ से 1 नंबर को क्या होगा, सप्लाई मिलेगा न्यूट्रल, और इधर से फेस मिल रहा है तो फिर ये मोटर चलने लगेगा। और जब मोटर चलेगा तो फिर क्या करेगा, इसका कैम घूमेगा और कैम घूमेगा तो 2 नंबर से हटाकर, यानी कि ओसी से हटाकर फिर ये पोल को एनसी से कनेक्ट कर देगा। जब एनसी से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ से जो है क्या होगा, रिले को सप्लाई मिलने लगेगा और फिर कंप्रेसर मोटर चलने लगेगा, कूलिंग होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से डबल डोर के रेफ्रिजरेटर डिफास्ट टाइप में हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ऐसे कनेक्शन भी आप समझ सकते हैं। इस रिले के बारे में, रिले के बारे में पहले बता दिए, टाइमर के बारे में भी बता दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि टाइमर कैसे काम करता है। ठीक है।